नमस्कार बच्चों, मैं सुषमा परिहार आज आपको कक्षा 6 के व्याकरण का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार का अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे कि पाठ 1 में हमने किस किस चीज का अध्ययन किया था। पाठ 1 में हमने जाना भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने हैं, लिपि क्या है, बोली किसे कहते हैं एवं व्याकरण किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 2। पाठ का नाम है वर्ण विचार। पाठ का नाम क्या है? वर्ण विचार। जैसे वर्ण क्या है बच्चों? अक्सर हम कुछ ध्वनियां सुनते हैं, जैसे कि गाड़ियों के चलने की ध्वनियां, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनियां, परंतु व्याकरण में इन ध्वनियों का मतलब होता है वर्ण। व्याकरण में इन ध्वनियों का अर्थ क्या होता है? वर्ण। अक्सर हम जब कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें कई सारी ध्वनियां निकलती हैं। जैसे आप इस शब्द देखेंगे चीता। चीता में हमारी ध्वनि है ची जमा ता। अब बच्चों, हम इस ध्वनि को भी और तोड़ सकते हैं, जैसे चा हलंत जमा ई जमा ता हलंत जमा आ। अर्थात ये ध्वनियां हैं, अब हम इनको और नहीं तोड़ सकते, अर्थात एक वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि है जिसके हम खंड नहीं कर सकते, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसा बच्चा आपने उदाहरण में देखा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। उदाहरण देखें, पुस्तक प हलंत जमा उ जमा सा हलंत जमा ता हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा अ। अर्थात ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और ये क्या है? वर्ण। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक में सही क्रम में रखे हुए वर्ण। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, छोटा अ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, ए ए ओ अ। यहाँ देखेंगे श त्र ज्ञ स्र। अर्थात सारे स्वर और व्यंजनों को एक साथ क्रमबद्ध तरीके से एक माला में पिरोया गया है, इसलिए इसे वर्णमाला कहते हैं, जहां स्वर और व्यंजन क्रमबद्ध तरीके से रखे जाते हैं। फिर जानते हैं बच्चों वर्णों के भेद। वर्ण के भेद देखते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। स्वर व्यंजन। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, अब हम आगे बताते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? स्वरों की संख्या हमारी 11। अर्थात जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में किसी भी तरह की हवा रुकावट या अवरोध पैदा नहीं करती, और इन्हें बोलते समय किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। स्वरों की हमारी संख्या कितनी बताई बच्चों हमने? 11। अब हम जानेंगे कि वो स्वर कौन कौन से हैं। अ आ, ए ई, उ ऊ, रे, ए ओ तथा अ। ये हमारे कितने स्वर हो गए? 11। तो हमारे स्वरों की संख्या है 11। अब हम जानेंगे स्वरों के भेद। स्वर के भेद हमारे कितने हैं बच्चों? स्वर के भेद हैं हमारे 3। कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से हैं ये हम जानते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नंबर 1 कौन सा है? ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर 3
प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है हम उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो सबसे कम समय में बोल जाते हैं। इनकी संख्या है हमारी 4। इनकी संख्या कितनी है हमारी? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, रे। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, रे। इनका उच्चारण अगर हम करें कम समय में तो कैसे करेंगे? अ, ई, उ, रे। अ, ई, उ, रे। अर्थात जब हमने इनको बोला तो सबसे कम समय में हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाए। फिर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, दीर्घ मतलब तेज, यानी देर तक बोले जाने वाले शब्द या वर्ण। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय इसमें लगता है। जिन वर्णों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 7। इनकी कितनी संख्या है? 7। इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं? 2 गुना समय कैसे लगता है ये हम बताते हैं आपको। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अर्थात ह्रस्व स्वर से इसमें 2 गुना ज्यादा समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है हमारी 7। अब बात करते हैं नंबर 3, प्लुत स्वर। जिन वर्णों को बोलते समय 3 गुना ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं या कहते हैं। ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है इन वर्णों को बोलते समय। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 गुना ज्यादा समय लगता है। उदाहरण आप देख सकते हैं। हे राम, आ जाओ, ओम आदि। हे राम, आ जाओ, ओम आदि। तो ये हमारे क्या हुए? स्वर के भेद। कितने हैं स्वर के भेद? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम जानते हैं व्यंजन के बारे में। अभी हमने किसके विषय में पढ़ा? सारा स्वर के विषय में। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के विषय में। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर अर्थात रुककर बाहर निकलती है। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हम स्वरों की सहायता के साथ ही बोलते हैं, क्योंकि स्वरों की सहायता के बिना ये अधूरे हैं। इन वर्णों के अंदर आ की ध्वनि अक्सर छुपी रहती है। फिर बात करते हैं हम व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद हमारे कितने हैं बच्चों? 3। मुख्यतः वैसे 3 ही भेद माने गए हैं इसके, जो इस प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का मतलब होता है बच्चे छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुंह के भाग में कोई ना कोई भाग एक दूसरे का अवश्य स्पर्श करता है। चाहे जीवा होठ का स्पर्श करे, होठ होठों का करे, जीवा दांतों का करे, परंतु कोई ना कोई चीज एक दूसरे को छूती अवश्य है। इसमें हमने 25 वर्णों को लिया गया है, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। यहाँ देखेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पहले हम बात करते हैं का वर्ग। क, ख, ग, घ, ण। चा वर्ग में देखें च, छ, ज, झ, य। टा वर्ग में देखते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो आपने देखा बच्चों, हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। स्पर्श के बाद अब हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जब हम अंतःस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं
तो हवा मुंह में जाकर पूरी तरह से किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती और तुरंत हमारे मुख से ये वर्ण निकल जाते हैं, अर्थात हम एक ही सांस में अक्सर इन वर्णों को बोल जाते हैं। इनकी संख्या थी हमारी 4। कौन कौन सी? या, र, ला, वा। या, र, ला, वा। आप देखें तो या, र, ला, वा हम कितनी जल्दी इन वर्णों का उच्चारण कर लेते हैं। फिर बात करें ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी पैदा करना। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो मुख से एक गर्म हवा निकलती है जो ऊष्म व्यंजन कहलाती है। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो वर्णों और हवा के बीच में थोड़ा सा घर्षण होता है जिससे गर्माहट उत्पन्न होती है मुख के अंदर और फिर इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। इनकी संख्या भी हमारी 4 है बच्चों। श, श, स, ह। 4 हैं ये हमारे वर्ण ऊष्म व्यंजन। फिर बात करेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन। वैसे तो हमारे मुख्यतः 3 ही व्यंजन को माना गया है, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, लेकिन कुछ विद्वानों ने हमारे इस व्याकरण में 2 व्यंजनों को और सम्मिलित किया है जो है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब ही होता है बच्चे जुड़ा हुआ, अर्थात एक चीज से दूसरी चीज का जुड़ा होना। यहाँ पर वर्णों की बात चल रही है तो यहाँ पर एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। आप उदाहरण देख सकते हैं, चित्र भी देख सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से बने हुए हैं। क जमा श बराबर श, त जमा रा बराबर त्रा, ज जमा य बराबर ज्ञा, श जमा रा बराबर श्रा। अब इन वर्णों को हम जोड़ से जो शब्द बना सकते हैं वो इस तरह से कक्षा, क्षमा, त्रिनेत्र, त्रिकोण, त्रिदेव, ज्ञानी, श्रमिक। इस तरह से हम किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के द्वारा बनते हैं। फिर है हमारे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में एक व्यंजन हमारा स्वर रहित होता है और एक व्यंजन स्वर सहित होता है। जब स्वर रहित व्यंजन होता है तो हम इन्हें उच्चारण बहुत धीमी गति से के साथ करते हैं, लेकिन स्वर सहित व्यंजन को हम पूर्णतः से उच्चारण करते हैं। स्वर रहित व्यंजन के उदाहरण देखेंगे। स्वर रहित मीन्स आधा वर्ण, है ना, तो आधा का पूरा का, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। ज स्वर रहित, ज स्वर सहित, म स्वर रहित, मा स्वर सहित, न स्वर रहित, न स्वर सहित आदि। इनसे अगर हम शब्द बनाएंगे तो पक्का, सज्जन, सम्मान, गन्ना आदि वर्णों का हम आदि शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। फिर देखिए, हम यहाँ उदाहरण के तौर पर हमने कुछ पिक्चर्स लगा रखी हैं जिनको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। गन्ना, पत्ता, गद्दा, बच्चा, ये हमारे किससे बने हैं? द्वित्व व्यंजन के माध्यम से बने हैं। द्वित्व व्यंजन के बाद बच्चों अब हम जानेंगे अयोगवा के विषय में। अयोगवा जो कि हम अब आगे पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन के बाद अब हम पढ़ते हैं अयोगवा। अयोगवा जिन्हें हमने 3 वर्गों में बांटा है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, अनुसार जिन वर्णों को बोलते समय सिर्फ नाक पर दबाव पड़ता है तो वो अनुस्वार कहलाते हैं। इसका चिन्ह है सिर्फ अंक की एक बिंदी, जिसे हम अंक की तरह उच्चारित करते हैं। उदाहरण देखें, कंघा, संत, रंग, उमंग। तो ये हमारी क्या है? अनुस्वार। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु, जैसे कि आप उदाहरण देख रहे हैं, माँ। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख और गले पर दबाव पड़ता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक शब्द बोलते हैं। आप यहाँ उदाहरण देखें, यहाँ, वहाँ, चांद, चांदनी। यहाँ देखा हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, इसलिए ये को बोलते समय हमारे नाक और हमारे गले पर दबाव पड़ रहा है। फिर बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग का इस्तेमाल ज्यादातर हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं और तत्सम शब्दों में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसकी ध्वनि हा की ध्वनि उच्चारित करती है। जब हम इन आहा, देखा आपने, अंग आहा, ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इनको हमने अलग ही रखा है। आहा, इसका चिन्ह आप देख सकते हैं, 2 बिंदु। इसकी ध्वनि कैसी निकलती है?
ह, प्रातः, अतः, संभवतः, स्वतः। देखा हो बच्चों, आप संस्कृत भाषा में अक्सर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों मात्रा, क्योंकि मात्रा का अगर उपयोग नहीं किया जाए तो हम शब्द नहीं बना सकते, शब्दों को जोड़कर फिर हम वाक्य नहीं बना सकते, इसलिए मात्रा का उपयोग बहुत जरूरी है। और व्यंजन के साथ मिलकर इनका रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इन्हें मात्रा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे 11 स्वर हैं और 11 स्वर में से सिर्फ छोटा अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जब हम मात्रा का उपयोग यहाँ देख सकते हैं, जब हम व्यंजन के साथ मिला देते हैं तो एक अर्थपूर्ण वर्ण बन जाता है और इनसे हम शब्द बना सकते हैं। छोटा कोई मात्रा नहीं, क जमा अ बराबर का। जब हमने व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ दिया तो उसका एक अर्थ बन गया और वो वर्ण पूर्ण हो गया, जिससे हमने शब्द बनाया कनक। क जमा आ का, क जमा ई किनारा, का जमा ई की कील, का जमा उ को कुल, का जमा ऊ कू कूढ़ा, का जमा री कृषि, का जमा अ के केवट, का जमा अ कैलाश, का जमा ओ को कोयल, का जमा अ कौवा। तो आपने देखा बच्चों कि जब व्यंजन के साथ मिल गए हैं मात्राएं तो इनका रूप परिवर्तित हो गया है। और जब हम इन मात्राओं का उच्चारण करते हैं तो छोटी मात्राओं को हम धीमी गति से उच्चारित करते हैं और बड़ी मात्राओं को हम थोड़ा सा तीव्र गति से उच्चारित करते हैं। इससे मात्राओं का अभ्यास बहुत आवश्यक है। फिर बात करते हैं हम वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। वर्णों को पृथक करने की क्रिया वर्ण विच्छेद एवं वर्णों को जोड़ने की क्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। जब हम किसी शब्द को ध्वनि को वर्णों को अलग अलग कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। परंतु जब हम टूटे हुए वर्णों को अलग अलग लिखे हुए वर्णों को जोड़कर एक साथ रखते हैं तो वो कहलाता है वर्ण संयोजन। यानी तोड़ना वर्ण विच्छेद और जोड़ना वर्ण संयोजन। पहले हम वर्ण विच्छेद देखें, उदाहरण देखिए आप। ब हलंत जमा अ जमा रा हलंत जमा अ जमा ता हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा अ। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ब र त न। आप यहाँ वर्ण संयोजन इसका उदाहरण देख सकते हैं, बर्तन। दूसरा क्या है वर्ण संयोजन देखें, काजल और कुसुम। काजल का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उदाहरण 2 देखिए, क हलंत जमा अ जमा ज हलंत जमा अ जमा ल हलंत जमा अ काजल, का ज ल। कुसुम को अगर हम वर्ण विच्छेद देखें तो देखिए, क हलंत जमा ओ जमा स हलंत जमा उ जमा म हलंत जमा अ कुसुम। तो आपने देखा बच्चों, जब हमने वर्णों को तोड़कर लिखा तो वर्ण विच्छेद कहलाया, वर्णों को जोड़ दिया तो वर्ण संयोजन कहलाया। बच्चों इसी तरह का अब मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ छोटा सा, जिसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण करना है। निम्न शब्दों के वर्ण विच्छेद करना है। मैंने आपको जो शब्द दिए हैं वो वर्ण संयोजन में दिए हैं, आपको इनका क्या करना है बच्चों? वर्ण विच्छेद करना है। नंबर 1 किनारा, नंबर 2 सैनिक, नंबर 3 नदी, नंबर 4 नीरज, नंबर 5 कूदना, नंबर 6 कृपा, नंबर 7 दिनकर, नंबर 8 श्रीमान, नंबर 9 क्षमा। अर्थात हमें इन 9 वर्णों का 9 शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। हमने किस में दिया आपको? वर्ण संयोजन में। आपको क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।